चलो, जय हिंद एवरीवन। आइडियल स्टेट की बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर डिस्कशन की, उससे रिलेटेड कुछ रिवीजन और ओरिजिनल कंसेप्ट क्या है आइडियल स्टेट की वो डिस्कशन करेंगे हम। विच इज द फेमस बुक रोड बाय ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो। हाँ कृष्ण, द रिपब्लिक। एंड विच इज द बुक रोड बाय एरिस्टोटल? द पॉलिटी या द पॉलिटिकल। ये बुक, ये इसमें आइडियल स्टेट की कंसेप्ट रखी है। इन विच टू बुक्स महात्मा गांधी गिवन द आइडियल स्टेट कंसेप्ट या राम राज्य कंसेप्ट, विच इज द टू इंपॉर्टेंट बुक्स। Last lecture we have one, anyone? Huh? Hind Swaraj, very good. And another? Young India. And who is the original author of Young India? Very good. Lala Lajpat Rai is the original author of Young India. And after that, Mahatma Gandhi given the some important point, including the point, and published in 1947. Young India. तो हमने यहाँ पर आइडियल स्टेट क्या होता है उसके बारे में, आइडियलिज्म के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कशन किया। राम राज्य ये वर्ड जो है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि आइडियलिज्म और राम ये दो वर्ड कैसे एक दूसरे से जुड़े, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया लास्ट लेक्चर। अभी फोकस करते कि ओरिजिनली महात्मा गांधी जी के आइडियल स्टेट की राम राज्य के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस पॉइंट पे ये राम राज्य या आइडियल स्टेट बेस है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रिंसिपल्स है आइडियल स्टेट के, Mahatma Gandhi's Ram Rajya based on some important principles. First is first principle is the moral values. अब ये moral values क्या है, इसमें दो तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिखते हैं। इसमें फर्स्ट वर्ड यहां पर मॉरल वैल्यूज में कहा है जस्टिस, वर्च्यू, एंड मोरालिटी। ये थ्री जो वर्ड है ये मॉरल वैल्यूज में हमें दिखाई देते हैं। अभी मॉरल वैल्यूज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो मॉरल वैल्यूज जो है हमारे बेसिक जो वैल्यूज है, ये हमने कोई भी ऐसी चीज आई तो वो चेंज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टेट है तो कोई प्रिंसिपल है दैट्स मीन द डेमोक्रेटिक स्टेट की बात की है महात्मा गांधी ने। बट मॉरल वैल्यूज कैसे चेंज हो जाते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जब वोटिंग होता है हमारे इंडिया में, जब वोटिंग होता है तो हमारे मॉरल वैल्यू इतने डाउन होते हैं कि हम ना कोई प्रिंसिपल देखते हैं ना कोई देखते हैं। बहुत सारे लोग हम हमारे आंखों से, ये रियलिटी है, ये कोई सच झूठी बात नहीं है कि 500 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए या कुछ खाने के लिए या कुछ पीने के लिए अपनी डिसीजन वहां पर कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में, कुछ घंटों में चेंज कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? सोसाइटी में ये चीज है कि नहीं? इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोग वहां पर कुछ फॉर्मूला तैयार करते हैं कि हम नेक्स्ट 5 ईयर के लिए ये चीज करने वाले हैं। उस चीज के आधार पर सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके वैल्यूज क्या है,
जो एमपी, जो एमएलए या जो लीडर बन रहा है, जो सरपंच बन रहा है, तो उसके मॉरल वैल्यूज क्या है ये न देखकर वो खाने के लिए क्या दे रहा है उस दिन बिफोर इलेक्शन, वो पीने के लिए क्या दे रहा है और वो कितने पैसे दे रहा है, उसके ऊपर हमारे मॉरल वैल्यूज बेस होते हैं। तो महात्मा गांधी ने जो कहा है कि मॉरल वैल्यूज हमारे इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि कोई भी डिसीजन मेकिंग हो तो वो हमने कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर फर्स्ट आइडियल स्टेट में उनकी कही कि अपने जो बेसिक संस्कार होते हैं या फैमिली से हमारी जो पर्सनैलिटी बनती है, तो कोई भी चीज आए हमारे वैल्यू चेंज नहीं होने चाहिए। रूल्स मीन रूल्स, जैसे हमें पता है हमारे इंडियन सोल्जर का क्या रूल्स होता है, अगर कोई वार हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वार हो रहा है, ठीक है, और जब वार हो रहा है तो जो देश का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, सोल्जर का दुश्मन, बट कब तक, जब तक वो वेपन चला रहा है, जब तक गोली चला रहा है, वो इंजर्ड है और आपसे वो कह रहा है कि मैं अभी गोली नहीं चलाऊंगा, वो शरणार्थी है तो उसको पानी भी पिलाया जाता है। तो मॉरल वैल्यूज जो होती है वो मॉरल वैल्यूज ही होती है। इससे महात्मा गांधी यहाँ पर मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं। उसमें 1 बाय 1 क्या है, वर्च्यू का मतलब, जस्टिस का मतलब आपको पता है कि वो न्यायिक होना चाहिए। न्यायिक की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है हमारे इंडिया पे, द बेस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स मीन दिस इज अ जस्टिस बेस। सेकंड, जब वर्च्यूज है तो वर्च्यूज का मतलब क्या होता है, क्या होता है, सदाचार। सदाचार यानी आचार जो है हमारा वो कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो वर्च्यूज के लिए वहां पर इंपॉर्टेंस दिया है। और मोरालिटी हमें पता है, नैतिकता, जो नैतिक है, जो बेस है, जो रियल में अच्छा है मानवता के लिए, उस बेस की मॉरल वैल्यूज हमारी होनी चाहिए। ये फर्स्ट ऑफ ऑल महात्मा गांधी ने इस पॉइंट में दिया है। तो मॉरल वैल्यूज ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। उसके बाद है रिस्पेक्ट फॉर ऑल द फेथ्स। कोई भी आइडियल स्टेट में वहां से राजा से लेकर, अभी राजा तो ये वर्ड स्टेट है इसलिए राम राज्य इसलिए यूज किया है, बट जो हेड रहेगा उसको हम प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं, प्रेसिडेंट भी से कह सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, या किसी स्टेट के लिए उसे चीफ मिनिस्टर भी कह सकते हैं, गवर्नर भी कह सकते हैं, किसी गांव के लिए उसको सरपंच भी कह सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर कोई भी हेड है और उसको आप फॉलोअर है, उसके बाद अनदर मिनिस्टर या जनरल पीपल जो है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए फेथ की और ट्रूथ की। फेथ चाहिए, विश्वास चाहिए, जो कर रहा है हमारे लिए उसके ऊपर विश्वास है, बिकॉज आपने उसको चुन के दिया है। तो एक बार आप चुन के देते हैं तो एक बार आपको उसका फेथ भी रखना होगा कि ये हमारे लिए कुछ अच्छी ही चीजें लेके आने वाला है, अच्छी चीजें करने वाला है, जिसको हमने ऊपर बिठाया है। समझ में आया, ऊपर बिठाया। तो ये फेथ चाहिए और ट्रूथ भी वहां पर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी हर एक इसमें चाहिए। ट्रूथ ही होता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अभी ओलंपिक हुआ कि नहीं, तो उसमें हमने, हमारे मीडिया ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि नीरज चोपड़ा सेकंड आए। वहां पर जो अरशद नदीम है पाकिस्तान के, वो फर्स्ट आए। तो उनकी मेहनत है, ठीक है, वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, मगर उनकी वो मेहनत है कि नहीं। तो ये ट्रूथ जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है कुछ लोगों को। समझ में आया। तो ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अपना दुश्मन भी हो, वो आगे जा रहा है तो वहां पर अपने एक्सेप्ट करना चाहिए। इवन एक दूसरा एग्जांपल भी इसके साथ बताता हूँ। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया इसलिए जीता कि सूर्या ने जब कैच पकड़ा था तब उसका पैर वहां पर बाउंड्री पर लगा था, ऐसे पूरे पाकिस्तानी मीडिया में था। ये दोनों भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये था कि नहीं, इस तरह का हुआ कि नहीं। तो ये जो ट्रूथ है वो ट्रूथ एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि जीता इंडिया अपने मेहनत से जीता, या वहां पर अरशद नदीम जीता होगा तो अपने हार्डवर्क से जीता होगा। ये ट्रूथ एक्सेप्टेबल चाहिए। ये फेथ भी हमें यहाँ पर रखना होगा, विश्वास रखना होगा।
ऐसा मैंने यहाँ पर महात्मा गांधी कहना चाहते हैं इस सेकंड पॉइंट में। दैट्स वाई रिस्पेक्ट फॉर ऑल द फेथ एंड ट्रूथ्स, ये कहा है कि ट्रूथ एक्सेप्टेबल होना चाहिए, फिर हमें वो इजी होता है। जैसे कि हमें पता है कि कोई जो बर्थ लेता है उसकी डेथ होती है कि नहीं, ये ट्रूथ है, ये एक्सेप्टेबल हो तभी हम आगे जाएंगे। हम जब बड़े होंगे तो हमारे माता पिता नहीं रहेंगे, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तब हम नहीं रहेंगे, तो ये जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, वहां पर जो कोई जनता वहां पर एक्सेप्ट नहीं करती है तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। साउथ में ऐसे ही एक चीफ मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हो गई तो न्यूज में नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आया, तब तो मीडिया इतना फास्ट नहीं था, न्यूज़पेपर में आया नियर बाय 100 लोगों ने वहां पर सुसाइड कर लिया। या कोई क्रिकेट मैच हार जाता है तो कोई सुसाइड कर लेता है। तो इतने कैसे अनबैलेंस हो सकते हैं डेवलपमेंट सोसाइटी में, राम राज्य में। तो ट्रूथ एक्सेप्टेबल होना चाहिए और इसके लिए हम मेंटली वहां पर प्रिपेयर भी होना चाहिए। यहाँ पर ये चीजें महात्मा गांधी कहते हैं। डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नेंस, थर्ड। डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट, आइडियल स्टेट में एक मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ एंड ट्रूथ होना चाहिए, और डेमोक्रेटिक यहाँ पर ये होना चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। अभी सेल्फ गवर्नमेंट हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन किया है कि सेल्फ गवर्नमेंट होती क्या है, बट वो भी डेमोक्रेटिक बेस होनी चाहिए। और वो कितने % डेमोक्रेटिक है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क है कि डेमोक्रेटिक कितने % है। हमें पता है अगर सेल्फ गवर्नमेंट का सबसे छोटा पार्ट क्या है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो किसी गांव से रिलेटेड होता है, गांव के प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। मगर हम जनरली अगर देखेंगे सभी ग्राम पंचायत में नहीं, मगर 50% ग्राम पंचायत में अगर देखते हैं तो उसकी खुद का जो गांव का एक प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम्स अलग होती है। उस गांव में कौन सी पार्टी ज्यादा पावरफुल है, वहां का एमएलए कौन पावरफुल है, वो वहां आकर इंटरफेयर करता है और वहां से पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। तो ये सेल्फ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक बेस है या नहीं है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है वही स्टेट गवर्नमेंट में आई तो उस स्टेट को ज्यादा बेनिफिट होता है, ये पॉलिटिकल रूल है, ठीक है नहीं। स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई अदर गवर्नमेंट है और उसकी गवर्नमेंट गांव में आई वही पैनल की, तो उसको ज्यादा बेनिफिट, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? तो इस कारण यह डेमोक्रेटिक बेस होनी चाहिए। अगर किसी भी अनदर, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है और वेस्ट बंगाल में ममता दीदी की गवर्नमेंट है, तो वो अनदर गवर्नमेंट है, फिर भी वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प है वो किस बेस होनी चाहिए, वो डेमोक्रेटिक बेस पे होनी चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी का कहना है कि ये उनका सपना था आइडियल स्टेट का, राम राज्य का, वहां पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और एक थिंग इसमें और एक इंक्लूड कर दिए उन्होंने कि सेकुलरिज्म भी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक स्टेट में या आइडियल स्टेट में। कोई रिलीजन है और उसका कोई हेड है तो वो रिलीजन को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दे। वहां पर सेकुलरिज्म, वहां पर हर एक रिलीजन को सिमिलर इक्वालिटी देना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी ने यहाँ पर दिया है। उसके बाद 4th नंबर का जो प्रिंसिपल बताया है वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो हमने सेल्फ लोकल गवर्नमेंट का जो है, लोकल गवर्नमेंट का मेन मोटो ही देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए जरूरी है वो क्योंकि वो क्लोजेस्ट हो जाता है, इंपीरियलिज्म से क्लोजेस्ट हो जाता है, डिक्टेटरशिप से वो क्लोजेस्ट हो जाता है, जिसको हम हुकुमशाही कहते हैं, उसके क्लोजेस्ट हो जाता है। अभी ये थोड़े से ये जो सारे पॉइंट है
ये थोड़े से पॉइंट हमें ऐसे लगेंगे कि इसमें ज्यादा वैल्यूज की वगैरह इसकी बात की है, तो थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे, मगर इसमें हमें ध्यान में रखना है जो बिफोर लेक्चर मैंने आपको बताया, जिसमें जनरल नॉलेज बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जहां पर हिंद के स्वराज की बात हुई या यंग इंडिया की बात हुई या आइडियल स्टेट किसके बेस पर है, तो ये प्रिंसिपल भी उसी तरह वन बाय वन अगर हम देखेंगे तो उससे हमें कंसेप्ट क्लियर होगी, नहीं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी कि राम राज्य है क्या। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो कोई जो एक पोस्ट है उसके ऊपर एक पोस्ट है, उसके ऊपर एक पोस्ट है, और हमारे इंडिया में तो सबसे ऊपर एक पोस्ट है। अगर कहीं पर कुछ नहीं होता है तो हम जनरली इंडियन पीपल कहते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है नहीं, वो हायर अथॉरिटी है हमारे पास। अगर नहीं हमें जस्टिस मिलता तो हम कहते हैं कि वो न्याय करेगा, वो जस्टिस करेगा। तो ये जो है यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए कहा है कि कोई पावर है उसका डिवाइडेशन चाहिए, कोई अपने पावर का गलत इस्तेमाल न करे, उसके ऊपर भी एक पावर है। हम कहेंगे कि रियल पावर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, बट प्राइम मिनिस्टर तभी काम करता है जब उसका कैबिनेट उसको सपोर्ट करता है, और जब कैबिनेट सपोर्ट नहीं करता है तो क्या होता है, कोलैप्स हो जाती है, गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है। इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं। कोई भी यहाँ पर पावरफुल नहीं है और सभी पावरफुल है, यही डेमोक्रेसी का लॉ है एंड रूल एंड रेगुलेशन, ये ध्यान में रखेंगे, बिकॉज डेमोक्रेसी में इस तरह का होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर का है। और लास्ट वन, कोऑपरेटिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। cooperative participations of people. cooperative participation of people. डेवलपमेंट में आप देखिए, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स की बात हो रही, तो इकोनॉमी में हम देखते हैं कि बहुत सारे डेवलप कंट्री भी इकोनॉमिकल डिप्रेशन आया है, उसमें उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हुई है बहुत बार। 1929 में अमेरिका में भी ऐसे इकोनॉमिकल डिप्रेशन आया था, आर्थिक महामंदी आई थी अमेरिका में, 2008 में भी आई थी। कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में हो सकता है कोलैप्स होती है, बट वहां पर प्राइवेटाइजेशन ये जो चीज है वो टॉप पे होती है। बट हमारे इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है, हम यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेटाइजेशन इसका कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं। इस कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी जनरली कोलैप्स नहीं होती है। हम जनरली डिस्कशन करते हैं इमरजेंसीज की, इमरजेंसीज, ठीक है नहीं, नेशनल इमरजेंसीज, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसीज एंड इकोनॉमिकल इमरजेंसी, ऐसी 3 टाइप इमरजेंसीज होती है। इंडिया में नेशनल इमरजेंसीज हुई है कि नहीं? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसीज हुई है, मगर इंडिया में, इंडिया तो कहना नहीं, भारत कहना है अभी, तो भारत में मत वो आता रहेगा, भारत में वहां पर इकोनॉमिकली इमरजेंसीज नहीं लगी है एक भी बार, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर कोलैबोरेशन, ये हमारी स्ट्रैटेजी रही है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये जो है कोऑपरेटिव जो सेक्टर्स है वहां पर उनका पार्टिसिपेशन जो होता है वहां से हेल्प होता है गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, एसटी ट्रांसपोर्टेशन, उसने एक डिसीजन लिया है। पहले हम वहां पर शिवशाही वगैरह ये व्हीकल देखते थे, बड़ी सी बस देखते थे जो पुणे वगैरह जाती थी, है कि नहीं, शिवनेरी देखते थे। बट ये जो व्हीकल्स है ये कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट की नहीं थी, ये प्राइवेट किसी पर्सन की थी, और गवर्नमेंट वहां पर उसको क्या देते थे, पैसे देते थे, और वो जनरल स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करते थे। तो इससे क्या हुआ, कोलैबोरेशन से वो जो पर्सन है उसको भी बेनिफिट मिला, जो उसके वर्कर्स है उसको भी मिला, और इंडियन गवर्नमेंट को मिला, और जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस देनी है गवर्नमेंट को वो भी थोड़ी इंप्रूव हुई। ठीक है, तो ये पीपल पार्टिसिपेशन, या कोई स्कूल हम देखते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल है जिसको हम झड़पी वगैरह कहते हैं, म्यूनसिपैलिटीज के स्कूल होते हैं, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट होती है, मगर किसी के कोलैबोरेशन से, जैसे हमारा सैनिक स्कूल है तो कोई अदर ऑनर है उसका, गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं है, बट उनकी हेल्पिंग से देखो कितने लाखों बच्चे यहाँ से पढ़ के गए होंगे,
हजारों बच्चे यहाँ पर पढ़ के जाते हैं हर साल। तो ये जो है कोऑपरेटिव सेक्टर है, जहाँ पर गवर्नमेंट फंडिंग भी करती है और कोई प्राइवेट ऑनर जो है वो उसको चलाता है। तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर इसलिए आए कि वो पार्टिसिपेशन करे और इंडिया की ग्रोथ करे, या आइडियल स्टेट में ऐसे सेक्टर होने चाहिए। खास करके यहाँ पर राम राज्य में बैंकिंग सेक्टर में कोऑपरेटिव सेक्टर की बात की है। आप देखते हो गांव गांव में या बड़े कोई तालुका प्लेस वगैरह ब्लॉक प्लेस होगा तो वहां पर कोऑपरेटिव पत्र संस्था, ये वर्ड आपने सुना होगा। तो ये कोई प्राइवेट पर्सन की होती है, बट वो हेल्पिंग करते हैं, लोन के लिए हेल्पिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें के लिए। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज गवर्नमेंट सेफ्टी कम होती है उसको, इसलिए रेट ज्यादा होता है। बट उससे क्या होता है, पॉजिटिवली अगर हम थिंक करेंगे तो यहाँ से उनकी डेवलपमेंट के लिए लोगों को हेल्प हो जाती है, फार्मर को हेल्प हो जाती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर महात्मा गांधी के राम राज्य में हमें 1 बाय 1 दिखती है। ठीक है, तो और एक चीज महात्मा गांधी ने यहाँ पर दी है रिलेटेड टू राम राज्य कि इस आइडियल स्टेट में जो वोटिंग करेगा, वोटर जो है, ये जो वोट है, ये वोटिंग करने वाला जो है उसकी एज लिमिट जो होगी वो 18 इयर्स टू 50 इयर्स होनी चाहिए, ये उन्होंने यहां पर कहा है। लोगों की जो एज है वोटिंग करने के लिए डेमोक्रेसी में वो होगी 18 से लेकर 15 तक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है एग्जाम में, सीडीएस में भी आया है और एनडीए में भी आया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए ध्यान में रखिए ये जो वोटिंग एज है वो 18 टू 15 रहनी चाहिए, ऐसे महात्मा गांधी ने यहां पर कहा है। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुई 1951 टू 52 में। इंडिया की फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुई कब हुई, 1951 टू 1952, ऐसे 2 इयर्स में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुई। उसके बिफोर पंडित नेहरू जी एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसके बाद वो रियल प्राइम मिनिस्टर बने आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। और ये जनरल इलेक्शन हुई तब जब नॉर्म्स बने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप रिलेटेड। कौन सा आर्टिकल है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था 6 to 11 सिटीजनशिप से रिलेटेड। वो जब आर्टिकल क्रिएट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तब वोटिंग का एज वहां पर हुआ 21 ईयर टू डेथ तक, समझो। ये 1951 टू 52 में ये एज थी 21 टू, जब तक कर सकते हो, जा सकते हो वोटिंग को। अभी तो गवर्नमेंट ने न्यू वहां पर फॉर्मूला भी किया है कि अगर कोई वोटिंग बूथ पर नहीं जा रहा है तो खुद लोग वहां पर उनके घर पे आएंगे वोटिंग लेने के लिए। और ये लास्ट टाइम किया है लोकसभा में, उनका पहले ही वोटिंग ले लेते हैं। अगर कोई एजेड पर्सन रहा, चल नहीं सकता है, बहुत ही जो चेयर पे वगैरह भी बैठ के आते थे जिनको आना है मगर आ ही नहीं सकता है, तो ऐसे लोगों की वोटिंग गवर्नमेंट ले रही है। तो ये एज लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो ये एज थी 21 टू मरने तक। ओके, ये एज थी वोटिंग की। बट इसमें अमेंडमेंट हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ इसमें 1988 में। ये रब कर दूं, नोट आउट किया आप, नोट्स ले रहे हो इसमें से? जहां जहां लगता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझ में, उसमें एग्जाम्पल भी थोड़े से नोट आउट किया करो, क्योंकि फिर वो अच्छे ध्यान में रहता है। ये जो है 21 जो एज लिमिट थी वोटिंग की वो 1988 तक ही थी। 1988 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 61 अमेंडमेंट में, इस अमेंडमेंट से क्या हुआ, 1988 में ये जो एज लिमिट थी वो 18 कर दी थी। 21 से यहां पर कम करके 18 ये एज गवर्नमेंट ने कर दी थी वोटिंग के लिए। अभी ये एज क्या होती है, एज फैक्टर क्या होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर एज फैक्टर इसलिए दिया जाता है कि आप यहाँ पर कितने मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी लेवल क्या है ये देखा जाता है। तो गवर्नमेंट को लगा कि 21 बहुत ज्यादा हो रहा है, 18 में ही बच्चे यहाँ पर मैच्योर हो जा रहे हैं। मैच्योरिटी आ रही है कि कौन सी गवर्नमेंट चुनना है,
क्या करना है, इसलिए ये एज कम कर दी। और इसके साथ ये यहाँ पर ये अमेंडमेंट ध्यान में रखिए, 1988 में ये अमेंडमेंट हुई थी। बहुत सारे बीच बीच में मैं आपको अमेंडमेंट भी बता रहा हूँ, ठीक है। 2-3 इंपॉर्टेंट ऐसे 5-6 बोले मैंने अमेंडमेंट आपको, बट अमेंडमेंट नंबर 42 किससे रिलेटेड है? 1773 का सेकुलर वर्ड से रिलेटेड है। किससे? सेकुलर, ये भूलना नहीं। 2 अमेंडमेंट लास्ट लेक्चर में भी बताया मैंने आपको, किससे रिलेटेड थे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया, ये भूलना नहीं है। जब भी हम कोई भी हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ते हैं तब उसमें पॉलिटिकली यहाँ पर आर्टिकल्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका रिलेशन होता ही है। आगे चलकर ज्योग्राफी का भी रिलेशन आएगा, तो वो ध्यान में रखेंगे हम। जहां जहां जो जो चीज आती है उसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो राम राज्य समझ में आया अच्छे से? एक शॉर्ट कंसेप्ट है, उसके ऊपर भी फोकस करते हैं, हो जाएगा हमारा। आपके इंडिया के सिलेबस में जो जो चीजें हैं वो 1 बाय 1 हम कवर कर रहे हैं। आप थोड़े से उसके ऊपर भी मार्किंग किया करो। और एक चीज किया करो, जो चीज मैंने पढ़ाई है उसके अरिहंत के बुक में, जो बुक है आपके पास, उसमें रिलेटेड क्वेश्चन कौन से है वो थोड़े से 1 बाय 1 देखकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो भी हम टॉपिक लेते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी है क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, तो वो भी एक बार ओवरलुक करके सॉल्व करेंगे तो अच्छा, वो टॉपिक अच्छा बनेगा आपका, बिकॉज रिसेंटली पढ़ाया और रिसेंटली आपने उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो चलो एक नई कंसेप्ट देखते हैं जो आपको सिलेबस में भी है, वो है सीडीपी। अभी ये सीडीपी क्या है? तो इसको कहा जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक पॉलिसी आई थी, ये लॉन्च हुई थी इंडिया में 2 अक्टूबर 1952 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी, ये एक पॉलिसी है। ये इंडिया में स्टार्ट हुई थी इन बिटवीन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ? 1951 में, और एंड कब हुआ? 56। तो इसके ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम थे। हम पढ़ेंगे उसको जब ये स्टार्ट हो जाएगा, तब इससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फर्स्ट आईआईटी सेंटर, खादी ग्राम उद्योग प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च हुए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था वो था सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका मोटो वही है, पीपल पार्टिसिपेशन। समझ में आया? सीडीपी का मतलब यही है कि पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में या गवर्नमेंट में आना चाहिए, ये इसका मेन मोटो था। लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए कि गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट कोई अलग चीज है। ये चीज, ये डर लोगों के बीच में था। आप देखिए, अगर आप थोड़े से 20 इयर्स अगर पीछे जाएंगे तो हमारी सोच, आपका तो बर्थ भी नहीं है बट एक जनरल आपको पता है, अगर किसी गांव में पुलिस आ जाती थी बिफोर 20 इयर्स, तो लोग भागकर घर में चुप जाते थे। चुप जाते हैं कि नहीं? बट आज इतने लोगों में कॉन्फिडेंस है कि ये आए, ये हमारे सर्विस के लिए आए। तो ये जो पीपल पार्टिसिपेशन है, ये इंक्रीज करना चाहिए कि लोगों को डर नहीं चाहिए गवर्नमेंट का, लोगों को पार्टिसिपेट होना है उसमें। अब लोग खुद होके जाते हैं कि नहीं? अगर पुलिस आई तो क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, जाकर पूछते हैं लोग, नहीं तो पहले भाग जाते थे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां से पार्टिसिपेशन हो,
रिलेशन अच्छे हो तभी वो चीज डेवलप होती है। तो यहाँ पर पीपल पार्टिसिपेशन का मेन मोटो था। और कौन से पीपल पार्टिसिपेशन होने चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है, स्कॉलर जो है उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, साइंटिस्ट जो है उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, टीचर जो है उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हेल्थ के बारे में वहां पर डॉक्टर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नहीं तो बिफोर, जैसे मैंने 20 इयर्स कहा, उसके बिफोर 20 इयर्स एजुकेशन सिस्टम को देखो आप, बिफोर 20 इयर्स या बिफोर 10 इयर्स ही देखो आप, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन कैसा था, कितना था, कितना स्ट्रिक्ट था। ऐसे कहा जाता था, छेड़ी लागे छमछम विद्या यही घम घम, कहते थे कि नहीं? उनके हाथ में थी, इतना पीटते थे टीचर अगर सही से नहीं करते थे तो। अभी वो कितना सही है कितना गलत है, साइकोलॉजिस्ट उसको अपोज करेंगे, ठीक है नहीं? या बहुत लोग कहेंगे कि वो सही था, ठीक है नहीं? तभी तो पेरेंट्स आकर कहते थे कि इसने अगर कुछ किया ना, जिसको इतना मारो आप कि ये सही हो जाए। आज अगर टीचर किसी से चिल्लाता है, वो घर पे फोन करता है कि मुझे डांट दिया, उनके पेरेंट्स आते हैं और टीचर को ही बोलते हैं कि क्यों मुझे, मेरे बच्चे को डांटा आपने। ये कंडीशन है सोसाइटी की। तो ये कितना सही कितना गलत, आप उसको, अभी आप बड़े हो, आप इसको कर सकते हो कि या सही है या गलत है। बट यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स आकर मिलते थे, पहले पेरेंट्स को पता ही नहीं था उनका बच्चा कौन से स्कूल में कितने क्लास में पढ़ रहा है। स्कूल तो पता होता था मगर क्लास नहीं पता था कि बच्चा 5th में या 6th में या 2nd में जाता है स्कूल, इतना ही उनको पता था। पार्टिसिपेशन जनरेट हुआ, उनको पता चला कि कौन टीचर मार सकता है और किस टीचर ने मारा उस पर भी डिपेंड होता है कि पेरेंट्स पूछने के लिए आएंगे या नहीं। हाँ, उस टीचर ने मारा ना, तूने गलती की होगी, ये भी है। ये क्यों होता है? टीचर का पार्टिसिपेशन टीचर देख रहे, जैसे अभी ऑनलाइन सब टीचर देख रहे कि स्कूल में क्या हो रहा है, देखते हैं कि नहीं? तो इससे क्या होता है, रिलेशन और ज्यादा अच्छा होता है, डेवलपमेंट होती है, ऐसे कहा जाता है। तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मेन मोटो क्या है? पीपल पार्टिसिपेशंस। ओके, तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंस लोग है वो गवर्नमेंट की और ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा। एक 5 मिनट से एक्स्ट्रा लेता हूँ, इसको फिनिश करता हूँ, ठीक है? रेडी हो आप? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा सा ही। तो पीपल पार्टिसिपेशन किस चीज के लिए चाहिए? तो कुछ सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है और उसका कुछ सोल्यूशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, नाइनटीन 52 है। उस जमाने में जाकर अगर सोचेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमारे भारत के सामने, अभी या तो इंडिया ही था तब, हमारे इंडिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी फूड। बिकॉज हम सफिशिएंट नहीं थे फूड ग्रेन में, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, बहुत सारे कंट्री पे हम डिपेंड थे। तो ये जो प्रॉब्लम है पीपल पार्टिसिपेशन से, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो हम अगर देखेंगे हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान की जो प्रायोरिटी थी टू डेवलप द एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स, तो फूड के ऊपर सोल्यूशन क्या है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट उसके ऊपर सोल्यूशन है। और यहाँ पर भी पीपल पार्टिसिपेशन कैसे है? तो भूदान मूवमेंट में देखा हमने। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कब होगी? जब एग्रीकल्चर लैंड होगा लोगों के पास। तो 1951 से स्टार्ट हुआ और लोगों को लैंड मिला, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए लोगों ने वहां पर ट्राई किया और इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। हम सफिशिएंट हुए फूड में, हम यहाँ पर एक्सपोर्ट बन करके, इंपोर्ट बन करके एक्सपोर्ट करने लगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ इससे रिलेटेड। तो ये एक प्रॉब्लम है फूड। उसके बाद है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। उसके बाद इन लिटरेसी, इन लिटरेसी अज्ञान। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो एजुकेशनल डेवलपमेंट है।
एजुकेशनल डेवलपमेंट है, अगर इनलिटरेसी है, लोग पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, तो वो डेवलप कैसे होंगे, तो उसके ऊपर सोल्यूशन है एजुकेशनल डेवलपमेंट। हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान में देखेंगे 1952 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आया था। किसके अंडर कमीशन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके अंडर आया था। तो वो उसका ही एक अच्छा सोल्यूशन था कि लोग हायर एजुकेशन ले, यूनिवर्सिटी को ग्रांट, वहां पर हायर एजुकेशन के लिए ग्रांट दिया जाए, लोग वहां पर हायर एजुकेशन ले कम पैसे में, और वो मुफ्त में भी ले, फ्री में वो एजुकेशन ले, इसलिए ये ट्राई हुआ था। या फर्स्ट IIT सेंटर खड़गपुर में स्टैब्लिश हुआ था 1951 में। तो ये उसका ही एग्जाम्पल है कि लोग टेक्निकल एजुकेशन भी ले, जनरल एजुकेशन भी ले, इन लिटरेसी वहां पर कम हो। ओके, ये इसका इंपॉर्टेंट चीज हमें दिखाई देती है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, क्या सोल्यूशन है अनएम्प्लॉयमेंट का? सेकंड 5 ईयर प्लान में हमें दिखता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ये उसका ऊपर का यहां पर सोल्यूशन है। और एक प्रॉब्लम था अनसफिशिएंट फंड, अनसफिशिएंट फंड, इसका क्या सोल्यूशन सोसाइटी ने निकाला? ये सारे मेन प्रॉब्लम्स है 1952, 1951 से लेकर 56 या 10 इयर्स के मेन प्रॉब्लम है, जो CDP ने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है थ्रू द पीपल पार्टिसिपेशन। तो अनसफिशिएंट फंडिंग अगर रही, फंड रहा, तो उसके ऊपर सोल्यूशन निकाला कोऑपरेटिव सेक्टर। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं, मगर लोगों के पास पैसे है, और पैसे लगाकर और पैसे कमा सकते हैं, जो रिचेस्ट लोग हैं कमा सकते हैं वो पैसे, इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंडिया में आगे आया। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, ये मेन यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के मेन यहाँ पर हमें पॉइंट दिखते हैं, जो किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन यहाँ पर निकाले। हमें लगता है जनरली ये क्या वर्ड है, बट इसने ही हमारे इंडिया का, हमारे भारत का फाउंडेशन रखा है, और ये हमें पता होना चाहिए। आगे चलकर आपको इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आया? आज हमने यहाँ पर, मुझे लगता है ये टोटल यूनिट ही हमारा फिनिश हुआ है, जिसमें थॉट्स ऑफ गांधीज्म, बायोग्राफिकल फैक्ट्स, वर्क इन साउथ अफ्रीका, वर्क इन इंडिया, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, देन ड्रीम्स ऑफ गांधीज्म, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कशन किया था क्या? भूदान मूवमेंट। नेक्स्ट, भूदान मूवमेंट के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आइडियल स्टेट एंड राम राज्य। सर्वोदय भी हमने डिस्कशन किया है। सर्वोदय, ये 5 फैक्टर्स जो एक अलग अलग यूनिट से, ऐसे नियर बाय 10 यूनिट्स इस टॉपिक में थे, वो 10 यूनिट्स हमने यहाँ पर फिनिश किए। अभी नेक्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया या इंडियन इकोनॉमी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। ठीक है, रुकना है हमें? किसी को कोई डाउट है? चलो।